Very good evening. Welcome to Avision Institute, Avision for Government Jobs. Uh, this is Saroj Kumar Jha, and today we are going to discuss some hidden tricks or strategy for fill in the blanks. Like as you see in most books, in fill in the blanks, they just start with questions. है ना? Hardly you will find any strategy to be discussed in books. That's why today we came up with this class to help you to learn some strategies or some tricks before you solve fill in the blanks questions. So, as you know, we'll start strategies. है ना? Strategies for fill in the blanks. Chalo. As I said you, in this class we discuss some guidelines, some strategies, some tricks, and then we will come up with some real-time questions which are asked in examinations, might be CGL or CHSL or even bank exams, CDS, WBCS. As you know, even in WBCS examination, most questions are asked in the form of fill in the blanks only. ठीक है, चलो. I want to make sure that the 5-6 guidelines what we are going to discuss, it will be very helpful for you. So just make sure you follow it. है ना? तो पहला चीज जो आपको fill in the blanks में केयर करना है वो है vocabulary. है ना? Vocabulary. As it's very evident कि fill in the blanks में vocabulary एक major role play करता है, खास करके बैंक का जो fill in the blanks questions होगा, बैंक क्लर्क का या बैंक पीओ का, उसमें vocabulary का एक proportion ज़्यादा रहता है ना? लेकिन एसएससी के एग्जाम में, खास करके सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में, अदर देन वॉकेबुलरी कुछ और फैक्ट्स है जो आपको मास्टर करना होता है ना? उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको केयर करना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. रिमेंबर, एज आई सेड यू, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स का जो मोस्ट आंसर होगा वो इन्फ्लुएंस होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, है ना? तो यू मस्ट हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इन अपकमिंग क्लासेस हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो वॉकेबुलरी में लिखा हूं इसका कुछ और हम अपलोड करेंगे वीडियोस, है ना? ठीक. Then comes preposition. Subject verb agreement में के बाद preposition एक vital role play करेगा fill in the blanks के questions में, है ना? खास करके क्लर्क एग्जाम्स में. और prepositions का भी दो तरह से क्वेश्चन रहेगा. एक रहेगा डायरेक्ट प्रेपोजिशंस, जहां पे जो आंसर है वो खुद प्रेपोजिशन ही होगा, है ना? दे हैव गिवन यू इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, टुवर्ड्स, अक्रॉस. ये एक रहता है हिडन प्रेपोजिशंस, है ना? हिडन प्रेपोजिशन में जो ऑप्शन का टर्म दिया हुआ है वो क्या प्रेपोजिशन लेता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रिंट होगा, है ना? तो ये चीज हम बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे. फोर्थ चीज जो रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. क्या बोला हमने? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. इसको आप सेंटेंस पैटर्न के नाम से भी जानते हो. सेंटेंस पैटर्न्स. क्लियर है?
क्या बोला हमने? स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस और सेंटेंस पैटर्न्स। इट मींस अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को मास्टर करना है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अगर स्ट्रक्चर पैटर्न यूजुअली हम अपने रेगुलर क्लासेस में वी डिस्कस ये सेंटेंस पैटर्न्स को बहुत थरोली डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में एक चीज, इट मींस वो चीज जो आपको किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा विजिबल होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, वो टर्म है बीन। ये ठीक है, बीन की वर्ड है। एज आई सेड यू, ये किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा विजिबल कीवर्ड है। तो बीन का इसका मतलब अगर आप उसका स्ट्रक्चर जान रहे हो कि बीन शुड बी फॉलोड बाय क्या, वर्ब कि नाउन की एडजेक्टिव कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, वही तो है स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर आप बीन को अच्छे से उसका स्ट्रक्चर जान रहे हो तो इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्या है, आप उसको अच्छे से प्रॉपरली करोगे, है ना, बिकॉज यू नो वेल। जैसा मैंने बताया, ये एक एक जो हिंट्स है ना आपका, ये पूरे एक क्लास में हम थॉरोली डिस्कस करते हैं, करेंगे भी। अभी हम क्या करते हैं, जैसा हमने बताया बीन सबसे ज्यादा एग्जाम में विजिबल होगा, हम बीन का जो भी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा देख लेंगे और बाकी हम फिर बाद में करेंगे। क्लियर है? चलो, उसके बाद जो फिफ्थ गाइडलाइंस है या स्ट्रेटेजी है जो आपको केयर करना है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस, है ना। चलो यहां से देखो, फिफ्थ गाइडलाइंस जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स को मास्टर करने में हेल्प करेगा, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस कर दूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एग्जाम में यू विल हैव सर्टेन वर्ड्स, आपको ऐसा कई वर्ड्स रहेगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, है ना। यू हैव नो आइडिया कि व्हाट डज इट मीन, लेकिन आपको यह पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। यहां मुझे नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए या एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ये क्लैरिटी आपके पास है बिकॉज यू हैव मास्टर्ड पैटर्न्स वेल, है ना। तो वहां पे गिवन ऑप्शन में इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से नाउन चाहिए, नाउन ये है, या एडवर्ब वो है, एडजेक्टिव चाहिए, ये एडजेक्टिव ये है। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से केयर किए हो, तो इवन यू आर नॉट श्योर कि व्हाट डज इट मीन, योर गेस विल बी प्रिसाइज एंड करेक्ट। क्लियर हो गया चीज? क्या बोला हमने कि आपका अगर जो ऑप्शंस है वो अनकॉमन है, अननोन है, स्ट्रेंज है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स, बट यू नो फॉर श्योर कि मुझे इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में एडजेक्टिव ही चाहिए या वर्ब चाहिए, वर्ब का कोई पार्टिकुलर फॉर्म चाहिए, और ये सारे गिवन ऑप्शन में केवल ये है जो एडजेक्टिव है, ये है जो वर्ब है, यू मे गेट योर आंसर, है ना। हम इसको एग्जाम्पल के साथ अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? आई विल समराइज, आई विल ब्रीफ अप। फिल इन द ब्लैंक्स को मास्टर करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी है, पहला है वोकैबुलरी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वोकैबुलरीज। आपको वोकैबुलरी को मास्टर करना है। जैसा मैंने बताया, we have uploaded certain videos of everything what you have
सीन हियर। वोकैबुलरीज के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज को हम अच्छे से डिस्कस करके वहां पे अपलोड होगा, कुछ है भी। वोकैबुलरी आप कर लोगे, मैं बाद में आपको यहां पे कुछ सजेशन दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये कॉमन चीज है, आप अच्छे से जान रहे हो। प्रेपोजिशंस, अब प्रेपोजिशन में क्या है, बुक्स में दे हैव गिवन 600 to 900 prepositional terms कि क्या वर्ड क्या प्रीपोजिशन लेगा। दे हैव गिवन 600 to 900, है ना। तो और क्या ये पॉसिबल है कि आप वो 600 और 900 को मेमोराइज करके एग्जाम तक कैरी कर लो? इट मे नॉट बी विजिबल एंड पॉसिबल, वायबल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ की टर्म्स है जो बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं वो सब टर्म्स का प्रीपोजिशनल चीज आपको थोड़ा अपडेट कर दूंगा। आप अगर ये केयर कर लोगे एग्जाम में, उससे बहुत क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, जैसा हमने बोला, अभी मैं क्या करता हूं, मैं दो चीज को क्लियरली डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन को, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस को कि बीन का यूसेज है क्या, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं जल्दी से, चलो। अब है आपका बीन, तो आपका है बीन, ठीक। इट मीन्स यू मस्ट बी अवेयर, है ना, यू मस्ट बी अवेयर कि बीन फॉलोड बाय क्या होगा, ठीक। बीन फॉलोड बाय क्या होगा, गेस करो, बीन के बाद क्या आएगा? बीन के बाद आएगा V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। बीन के बाद क्या आएगा? V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। और कुछ, बीन के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। बीन के बाद आएगा V1 प्लस ING जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीन के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। और कुछ मैं बता दूं एक चीज, जितने एप्लीकेंट हैं उसमें से 90% आर अवेयर कि बीन के बाद V1 ING और V3 अप्लाई होता है। इट मीन्स अगर आप भी ये जान रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर कोई जान रहा है, ठीक। तो क्यों आपका सिलेक्शन होगा? बीन के बाद V1 ING V3 आता है, हर कोई जान रहा है। उसमें से बहुतों को यह श्योर नहीं है कि बीन के बाद ING कब आएगा और V3 कब आएगा, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, ING आएगा अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि अगर आप कोई टेंस यूज किए हो तो। V3 आएगा अगर आप पैसिव वॉइस में बोल रहे हो, ठीक। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, he has been
he has been performing well for a year, और भी कुछ, ठीक। he has been performing, यहां पे been है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब आया है ना, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। been के बाद he has been advised, he has been advised। अब यहां पे been के बाद ये V1 प्लस ing यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि ये टेंस है, और ये पैसिव वॉइस है। क्लियर हुआ? जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी ये पैसिव का क्लैरिटी चाहिए, प्लीज गो थ्रू आवर वीडियोस रिगार्डिंग द टॉपिक, और यू डू सेल्फ एनालिसिस। तो इस दोनों में अधिकतर स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं बता दूं, एग्जाम में जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा यहां पे, ये चीज, ये क्लियर हुआ ये चीज? बीन के बाद V1 प्लस ing, V3 के अलावा और क्या चीज है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा विजिबल होगा और आप डिटरमाइन करेगा आपका सिलेक्शन। इसको अगर आपने केयरफुली देखा है, प्रैक्टिस किया है, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और मैं बता दूं कि ये जो थर्ड यूसेज है, ये बहुत सारे बुक में भी इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है ना। मैं आपको बता दूं, बीन का जो थर्ड यूसेज है वो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। थर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव विथ कंडीशन, है ना। क्या कंडीशन है? एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये है इसका कंडीशन। अब देखो, है ना, ठीक। बीन के बाद V1 ing आएगा, V3 आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, लेकिन एडजेक्टिव तब आएगा अगर वो फॉलोड बाय सिंस या फॉर प्लस टाइम है। इसका मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, ठीक है। चलो, अब आप अभी क्या है ना, एकदम छोटा सा मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम में इसी स्ट्रक्चर को वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज करके देगा, है ना। चलो, ये है जैसे कि महेंद्र डैश sick for a week, ये है। जैसा मैं कह रहा हूं, ये हमने लिखा है आपको समझने के लिए, बाद में हम इसका प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। आप देखो, ऑप्शन में दिया रहेगा इज, आर, has been, ऐसे करके। अगर सेम चीज को बैंक पीओ के एग्जाम में पूछेगा
या WBCS के एग्जाम में पूछेगा वो इसको कॉम्प्लिकेट करेगा, इसको सैंडविच करेगा। इसका मतलब ही विल इंट्रोड्यूस महेंद्रा कि वो कहां पे जॉब कर रहा है, क्या प्रोफाइल है, क्या अचीवमेंट है। दे विल मेक यू दिस मच ऑफ अ सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, है ना। तो वो डजंट मैटर। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट है जो टिक कहां पे करेगा, यहां पे करेगा, इज में। ठीक, महेंद्र इज सिक फॉर अ वीक, और ये पढ़ने में उसको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे फॉर अ वीक ये फॉर प्लस ड्यूरेशन है। अब ये हैज बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में आएगा। तो यहां पे अब आप इज ना करके ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। आपको कहां टिक करना है? यहां पे महेंद्र हैज बीन सिक फॉर अ वीक। क्या ये क्लियर हुआ? है ना। चलो मैं इसका एक एग्जांपल जल्दी से लिख दूं आपको। India's growth is visible for a year, ऐसे कुछ। इंडियाज ग्रोथ इज विजिबल फॉर अ ईयर, और ये चीज आपको क्या क्या वो दे देगा आपको करेक्शन में, करेक्शन में, है ना, करेक्शन नो करेक्शन में। तो मोस्ट स्टूडेंट जो है ये पढ़ने के बाद उसको कुछ भी एबनॉर्मल या इनकरेक्ट नहीं लगेगा। इंडियाज ग्रोथ इज विजिबल और कंसिस्टेंट फॉर अ ईयर। करेक्ट है? करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे फॉर प्लस ड्यूरेशन है, ये इज नहीं हैज बीन लेगा। इंडियाज ग्रोथ हैज बीन कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये विजिबल या कंसिस्टेंट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है और फॉलोड बाय ड्यूरेशन है, टाइम फ्रेम है। इस केस में आपको इज नहीं बल्कि हैज बीन यूज करना है। ठीक, चलिए। तो ये आपका क्या था? ये आपका बीन का कुछ करेक्ट यूसेज था जो आपको केयर करना है। जैसा कि मैंने बताया कि वो CGL का एग्जाम हो या वो CHSL का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, ये बीन टर्म आपको सबसे ज्यादा दिखेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, चलो। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा हम देख लेंगे। अच्छा, तो और मैं भी क्या करता हूं, हम आइडेंटिफिकेशन का कुछ हिंट्स लिखने से पहले वी शुड हैव, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में आया था, और आप देखो कि ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा।
क्वेश्चन था we must remember that dash is fundamental to the realization of the dignity of man. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना. We must remember that dash is fundamental to the realization of the dignity of man, है ना. और ऑप्शन में जो दिया था उन्होंने castigate, amiable, C में ambivalent, D में ये चीज डेक्स्टरसनेस, है ना. चलो, तो क्वेश्चन से आई होप यू कैन रीड इट वेल. ठीक से देखिए, है ना. We must remember that dash is fundamental to the realization of the dignity of man. और ऑप्शन में castigate, amiable, ambivalent और dexterousness दिया हुआ था. dexterousness. ठीक. अब आप गेस करो कि कोई स्टूडेंट है जिसको ये सारे वर्ड के मीनिंग में क्लैरिटी नहीं है, इज नॉट अवेयर, और एटलीस्ट इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द वर्ड्स और ऑल द ऑप्शंस दे हैव गिवन, है ना. ठीक. आप अज्यूम करो कि कोई अवेयर नहीं है कि ये सारे वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, लेकिन वो इतना श्योर है कि ये इज जो है, यानी कि जैसा हमने बोला था आपको, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस पैटर्न, है ना. सेंटेंस का पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न है इज जो है, इज एक वर्ब है. इज क्या है? वर्ब है. और वर्ब जब भी प्लेस होगा सब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा. आपको पता है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला था, वर्ब जब भी प्लेस होगा सब्जेक्ट के बाद. और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कैन, यानी कि यहां पे मुझे सब्जेक्ट चाहिए, आई नीड सब्जेक्ट हियर. ठीक. और सब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का तो यहां पे ऑप्शन है नहीं. इट मीन्स आई मस्ट नीड अ नाउन देयर. वहां पे मुझे क्या चाहिए? मुझे नाउन चाहिए. ठीक. तो अभी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लैरिटी रहता या है, तो आप जान रहे हो कि अगर कोई वर्ड ATE से एंड होता है तो ये वर्ब होता है. ये क्या है? वर्ब. अगर कोई वर्ड BLE से एंड होता है तो वो एडजेक्टिव होता है. अगर कोई वर्ड यूजुअली T से एंड होता है वो भी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है. अगर कोई वर्ड NESS से एंड होता है तो वो नाउन है. क्लियर है? चलो अब देखो, इट मीन्स
अगर मुझे नहीं पता कि ये डेक्स्टरसनेस का मतलब है क्या, बट आई एम डैम श्योर कि जो मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वहां पे मुझे नाउन चाहिए, आई मस्ट नीड नाउन देयर, और ये सारे ऑप्शन में नाउन वो है, मतलब नहीं पता होगा तो यही होगा, यही मतलब नहीं पता, करेक्ट है वो। एंड बिलीव मी, मोस्ट प्रोबेबली और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कि आंसर आपका सही होगा, और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। यानी कि ये वो केस में है जहां पे ऑप्शन के सारे चीज को आप अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े हो, है ना, या आपने जो आइडेंटिफिकेशन का आपने केयर किया है, आप फिर भी एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ये सब चीज आपको केयर करना है। चलो, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया ये एक सैंपल है, हम कमिंग क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, बैंक क्लर्क का, पीओ का, डब्ल्यूबीसीएस का, बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज, आप बोल सकते हो कि अगर सारा नाउन रहेगा या दो नाउन रहेगा तो क्या करें, नथिंग रॉन्ग, कम से कम दो तो एलिमिनेट हो गया, तो ये आपको एग्जाम में फिर भी यूजफुल तो जरूर होगा। चलो, अभी हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन का जो कुछ टर्म्स है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। मैं इसको रब करता हूं जल्दी से। चलिए चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा विजिबल होगा या होता है वो है नाउन। नाउन सबसे ज्यादा दिखेगा, रहता है, तो यू मस्ट हैव क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो कुछ चीज आपको केयर करना है कि नाउन जो है, नाउन एंड्स विथ, है ना, नाउन का कुछ हिंट्स आपको केयर करना है। अगर कोई वर्ड TION से एंड होता है तो वो नाउन है ना। क्या बोला हमने, आई सेड इफ एनी वर्ड एंड्स विथ TION वो नाउन है। तो अब एग्जामिनेशन में आपको किसी फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन की जरूरत है, और गिवन ऑप्शन में कोई वर्ड TION से एंड हो रहा है वो नाउन है, जस्ट टेक इट, यू हैव टू मेक श्योर कि वो केवल वो नाउन है ना। तो आपका उस वर्ड का, उस ऑप्शन का मीनिंग नहीं क्लैरिटी के साथ पता, बट आई एम डैम श्योर, सर देखिए मेरा, सर इट मीन्स आई एम डैम श्योर कि ये नाउन है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने के लिए। इट मीन्स, तो अब आप देख लो कि TION से जो एंड करता है, कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है ना। तो वो क्या है, ये हिंट्स कर रहा है कि गिवन ऑप्शन जो है वो एक नाउन है। अगर SION है ये फिर भी नाउन है,